सोचिए, अगर आपका जन्म ही आपकी पहचान बन जाए, आप क्या बन सकते हैं, किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं और यहाँ तक कि किसके घर का आप पानी भी नहीं पी सकते, तो क्या यह समाज एक व्यवस्था कहलाएगा या फिर बंधन? भारत में जाति व्यवस्था पर बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। किसी के लिए प्राचीन परंपरा है, किसी के लिए सामाजिक संगठन का एक तरीका, तो किसी के लिए हजारों साल का अन्याय। लेकिन असली सवाल इससे भी कहीं बड़ा है। क्या भारत में जाति व्यवस्था शुरू से ऐसी ही थी? क्या प्राचीन भारत में भी इंसान अपने जन्म से बंधा हुआ था, या फिर इतिहास के अलग अलग दौर ने धीरे धीरे इसे बदल दिया? क्योंकि हर व्यवस्था की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, और वो अगर हम उस ओरिजिन को नहीं समझते हैं तो हम केवल परिणामों पर ही लड़ते रह जाते हैं। इसलिए आज हम किसी आइडियोलॉजी के साथ नहीं बल्कि इतिहास के साथ खड़े होंगे, और इसके लिए हमें जाना होगा करीब 3000 साल पहले। नमस्कार, मेरा नाम है सोमेश पाठक और आप देख रहे हैं द्रव्य। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और जटिल सभ्यताओं में से एक है। यहाँ हजारों सालों से अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृतियां एक साथ विकसित हुई हैं। इतनी विविधता के बीच समाज को व्यवस्थित रखने के लिए एक संरचना की जरूरत थी, और इसी संदर्भ में हमें मिलता है वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा भ्रम, क्योंकि आज हम जिस जाति व्यवस्था को देखते हैं वो पहले वैसी नहीं थी। वर्ण और जाति ये दोनों अलग चीजें हैं। एक काम और भूमिका पर आधारित एक लचीला ढांचा था, और दूसरा जन्म पर आधारित एक कठोर सामाजिक पहचान बन गया। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? एक फ्लेक्सिबल व्यवस्था आखिर रिजिड कैसे बन गई? क्या यह सिर्फ समाज के अंदर की प्रक्रिया थी, या फिर अर्थव्यवस्था, राजनीति और बाहरी शासन ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी? इस वीडियो में हम किसी एक कारण पर नहीं रुकेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में चैप्टर्स होने वाले हैं। पहला, प्राचीन वैदिक समाज से शुरुआत। दूसरा, जातियों के बनने की प्रक्रिया। तीसरा, मध्यकाल में बढ़ती कठोरता। चौथा, ब्रिटिश शासन में इसका फ्रीज होना। और फिर पांचवा है अंबेडकर जी और उनकी नीति से संविधान और आरक्षण तक, ताकि अंत तक आप सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ भी समझ सकें। जब हम आज जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बहुत साफ तस्वीर बनती है। एक ऐसा समाज जो जन्म के आधार पर बटा हुआ है, जहां पहचान स्थायी है और जहां बदलाव की कोई जगह नहीं। लेकिन क्या यह तस्वीर हमेशा से ऐसी ही थी? अगर हम इतिहास की परतों को धीरे धीरे हटा कर देखें तो हमें एहसास होता है कि शुरुआत इतनी कठोर नहीं थी, और शायद इतनी सीधी भी नहीं थी। प्राचीन भारत को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन आधारों की ओर देखना पड़ता है जहां से हमें उस समय के समाज की झलक मिलती है, जो है ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। इन ग्रंथों में हमें केवल वर्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज हम जिस कठोर जाति व्यवस्था को देखते हैं उसका उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समाज को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहली नजर में ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम लगता है, लेकिन इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर गंभीर बहस है कि क्या यह विभाजन शुरुआत से ही इतना स्पष्ट था, या फिर यह विचार बाद में विकसित हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर ये व्यवस्था थी तो आखिर बनी क्यों? इसका जवाब मिलता है उस समय की सामाजिक जरूरतों में। जैसे जैसे समाज छोटे छोटे समूहों से बढ़कर बड़े समुदायों में बदलने लगता है, वैसे वैसे चुनौतियां भी सामने आने लगती, जिसमें से सबसे बड़ी थी कि समाज को व्यवस्थित कैसे रखा जाए। अगर हर आदमी अपना हर काम खुद करने लग जाए तो सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी। इसलिए धीरे धीरे काम के आधार पर भूमिकाएं तय होने लगी। यह व्यवस्था किसी कानून से नहीं बनी थी, यह बनी थी समाज की जरूरत से। जो लोग ज्ञान में आगे थे वे शिक्षा और मार्गदर्शन देने लगे, जो शक्ति में सक्षम थे वे रक्षा और शासन की जिम्मेदारी लिए, जो व्यापार और उत्पादन में कुशल थे वे अर्थव्यवस्था संभालने लगे, और जो श्रम करते थे वे समाज का आधार बने। शुरुआत में
ये विभाजन भेदभाव के लिए नहीं था, बल्कि ये हमारी प्रैक्टिकल जरूरत थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समाज को एक शरीर की तरह समझाया गया, जहां हर हिस्सा जरूरी है। मुख, भुजाएं, जांघें और पैर, हर हिस्से की अपनी भूमिका थी। अगर एक भी हिस्सा सही ढंग से काम न करे तो पूरा शरीर ही सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता। अब यहाँ सबसे जरूरी बात कि ये व्यवस्था शुरुआत में पूरी तरह जन्म पर आधारित नहीं थी। इसके संकेत हमें पुराने ग्रंथों में मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा इसका एक गहरा उदाहरण है। एक बालक जिसे अपने पिता का ज्ञान नहीं है, फिर भी वह गुरु के पास शिक्षा लेने जाता है, और जब वह उन्हें अपनी पूरी सच्चाई बताता है तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि उसके सत्य बोलने के गुण के आधार पर उसे स्वीकार किया जाता है। यह कथा हमें दिखाती है कि उस समय पहचान केवल वंश या जन्म से तय नहीं होती थी, बल्कि व्यक्ति के गुण और चरित्र को भी उतना ही महत्व दिया जाता था। इसी तरह गुरु विश्वामित्र की कथा, जो वैदिक और पौराणिक परंपरा में मिलती है, जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन तपस्या और ज्ञान के माध्यम से वे ब्रह्मर्षि बने। यह दर्शाता है कि उस समय कुछ हद तक सोशल मोबिलिटी मौजूद थी, लेकिन यहाँ एक संतुलन समझना भी जरूरी है। यह समाज पूरी तरह समान नहीं था, भेद थे, स्तर भी थे, लेकिन वे आज की तरह स्थायी और जन्म से बंधे हुए नहीं थे। कई आधुनिक इतिहासकार जैसे आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रारंभिक वैदिक समाज अपेक्षाकृत लचीला था और आज की कठोर जाति व्यवस्था बाद के समय में धीरे धीरे विकसित हुई है। लेकिन दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं रहती। समय बदलता है, समाज बदलता है, और उसी के साथ उसकी संरचना भी बदलती है। और यही वो मोड़ है जहां से वर्ण का यह लचीला ढांचा धीरे धीरे बदलकर एक कठोर जन्म आधारित व्यवस्था में परिवर्तित होने लगता है। और जैसे जैसे ये बदलाव आगे बढ़ता है, सिर्फ कामों का ही बंटवारा नहीं, बल्कि इंसानों का भी बंटवारा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कुछ वर्णों को ऊपर माना जाने लगता है और कुछ को नीचे। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के सबसे ऊपर रखे जाते हैं, वैश्य उनके बाद आते हैं और शूद्र सबसे नीचे। लेकिन ये सबसे बड़ा बदलाव नहीं था। असली बदलाव वो था जहां एक पूरा वर्ग इस पूरी व्यवस्था से बाहर कर दिया गया, जिन्हें कहा गया अछूत। वे लोग जिन्हें ऐसे काम करने पड़े जिसे अशुद्ध माना गया हो, जैसे मृत शरीरों को उठाना, सफाई, चमड़े का काम इत्यादि। लेकिन ये सिर्फ काम का सवाल नहीं था, अब ये इंसान की गरिमा का सवाल बन चुका था। धीरे धीरे इस व्यवस्था का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा था। कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिले और कुछ लोगों को सदियों तक भेदभाव, अपमान और अमानवीय व्यवहार सहना पड़ा। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था, वे कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, और यहाँ तक कि उन्हें सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहनने की भी अनुमति नहीं थी। और यहीं से एक ऐसा दौर शुरू होता है जहाँ यह व्यवस्था सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं रहती, बल्कि पहचान बन जाती है। समय आगे बढ़ता है और जैसे हर समाज के साथ होता है, भारत का समाज भी बदलने लगता है। छोटे छोटे समूह धीरे धीरे गांवों में बदलने लगते हैं और गांव नगरों में। जीवन अब पहले जैसा सरल नहीं रहा, अब यह जटिल हो चुका है। अब समाज को जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपने काम में विशेषज्ञ हों। और यहीं से शुरू होता है एक सटल लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव। लोग वही काम करने लगे जो उनके परिवार में पहले से होता आ रहा था। पहली नजर में ये एक सामान्य चीज लगती है। अगर एक कुम्हार का बेटा बचपन से ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहा है तो उसके लिए वही काम करना आसान होगा। उसी तरह एक लोहार का बेटा अपने पिता के साथ काम करते हुए बड़ा हुआ है तो उसके लिए वही काम आसान होगा और वो उसी कौशल में निपुण हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल बदलाव था जो आया समय को बचाने के लिए, कौशल को सुरक्षित रखने के लिए और जीवन स्थिर बनाने के लिए। लेकिन इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, जो चीज सुविधा के लिए बनती है धीरे धीरे वो बंधन बन जाती है। धीरे धीरे ये पेशे सिर्फ काम नहीं रहते,
ये पहचान बनने लगते हैं और यहीं से जन्म होता है जति का। जति यानी एक ऐसा समूह जो एक ही पेशे से जुड़ा है, एक ही सामाजिक दायरे में रहता है और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना लेता है। अब समाज सिर्फ 4 वर्णों तक सीमित नहीं रहा, अब उसमें हजारों छोटे छोटे समूह बनने लगते हैं। हर क्षेत्र, हर पेशा अपनी एक अलग जाति बनाने लगता है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। धीरे धीरे इन समुदायों के अंदर एक और परंपरा मजबूत होने लगती है, अपने ही समूह में शादी करना। शुरुआत में ये एक सामाजिक प्रवृत्ति थी, लोग अपने ही जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना पसंद करते थे। लेकिन समय के साथ यह पसंद एक नियम बन जाती है और यहीं आता है वो टर्निंग पॉइंट, जब एक व्यक्ति अपने ही समूह में जन्म लेता है, उसी में शादी करता है और उसी काम को करने लगता है जो पीढ़ियों से चले आ रही हो, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के लिए उस दायरे से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। और यहीं से समाज एक ओपन सिस्टम से क्लोज सिस्टम में बदलने लगता है। अब वो पहचान फ्लेक्सिबल नहीं रही, अब वो स्थायी हो चुकी थी। और सबसे बड़ा बदलाव, पहले जो सवाल होता था आप क्या करते हैं, अब वो बदल कर आप किस जाति में पैदा हुए हैं हो चुका था। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये कोई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया थी जो सैकड़ों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुई, जिसमें वर्ण का लचीला ढांचा धीरे धीरे जाति अवस्था में बदलने लगा। और इसमें सिर्फ समाज ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी शामिल थी। कुछ पेशे ज्यादा महत्वपूर्ण और सम्मानित माने जाने लगे और कुछ बेहद कम। धीरे धीरे काम की पहचान सामाजिक स्टेटस में बदलने लगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 की अपनी पुस्तक एनाइलेशन ऑफ कास्ट में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। कास्ट इज नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। यानी समस्या काम के बंटवारे में नहीं थी, समस्या तब शुरू हुई जब काम करने वाले इंसानों को स्थायी रूप में बांट दिया गया। और यह संभव हुआ एंडोगेमी के कारण। यह है मध्यकालीन भारत, एक ऐसा समय जहां नए राज्य बन रहे हैं, नई शक्तियां उभर रही हैं और पुरानी समाप्त हो रही हैं। और इस पूरे दौर का असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, समाज की संरचना पर भी पड़ता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, जब समाज अस्थिर होता है तो वह नए बदलाव को अपनाने की जगह खुद को बचाने की कोशिश करता है। और ये बचाव होता है सीमाएं बनाकर। समुदाय अपने चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं। पहले जो चीजें केवल सामाजिक प्रवृत्ति थी, धीरे धीरे वो नियम बन जाती है। अपने ही समुदाय में रहना, अपने ही लोगों के साथ काम करना और सबसे जरूरी अपने ही समूह में शादी करना, अब ये सभी सामाजिक बाध्यता बन जाती है। और यहीं से जाति व्यवस्था की सीमाएं और अधिक मजबूत होने लगती हैं। लेकिन ये बदलाव केवल बाहर से नहीं आया था, ये समाज के अंदर भी विकसित हो रहा था। धीरे धीरे समाज में एक और विचार मजबूत होने लगता है, शुद्धता और अशुद्धता का विचार। अब काम सिर्फ काम नहीं रहा, वो पवित्र और अपवित्र बन चुका था। कुछ कार्य जैसे पूजा और शिक्षा, इन्हें शुद्ध और सम्मानित माना गया, और कुछ कार्य जैसे सफाई, मृत शरीरों के काम और चमड़े का काम, इन्हें अशुद्ध माना गया। अब आप खुद सोचिए, जब किसी काम को अशुद्ध कहा जाता है तो क्या केवल वो काम ही अशुद्ध रहता है, या धीरे धीरे समाज उस काम को करने वाले इंसान को भी उसी नजरिए से देखने लगता है? यहीं पे सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब काम की पहचान इंसान की पहचान बन जाती है, और यही वो बिंदु है जहां डिवीजन ऑफ लेबर बदलकर डिवीजन ऑफ लेबरर्स हो जाता है और समाज में ऊंच नीच का विचार और भी स्पष्ट होने लगता है। लेकिन इतिहास कभी एक ही दिशा में नहीं चलता है। जब भी कोई व्यवस्था बहुत कठोर हो जाती है तो उसके खिलाफ आवाजें भी उठती हैं, और मध्यकालीन में ये आवाज आई भक्ति आंदोलन से। कबीर दास जी जो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उनका संदेश साफ था, इंसान की पहचान उसके कर्म और विचार से है, जन्म से नहीं। रैदास जी जो खुद समाज के निचले वर्ग से थे, उन्होंने इक्वालिटी को सिर्फ कहा नहीं बल्कि जिया भी। उनका विजन था एक ऐसा समाज जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो। गुरु नानक देव जी एक कदम और आगे जाते हैं, वे कहते हैं ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। इन संतों ने एक बहुत ही सरल
लेकिन गहरी बात कही कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ जन्म या जाति की जरूरत नहीं है। यह उस रिजिड सिस्टम के लिए एक सीधी और साहसिक चुनौती थी। लेकिन अफसोस, यह चुनौती उस पूरी व्यवस्था को तोड़ नहीं सकी। हाँ, उसे कमजोर जरूर किया। मध्यकाल के बाद भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश करता है जहां सिर्फ शासन नहीं बदलता, बल्कि समाज को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। ये है ब्रिटिश शासन का दौर, और यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहले के शासक समाज का हिस्सा बनकर शासन करते थे, लेकिन ब्रिटिश समाज को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने की देखते थे। और किसी भी समाज को नियंत्रित करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक स्पष्ट और स्थायी संरचना। लेकिन समस्या ये थी कि भारत का समाज उस समय तक पूरी तरह स्थिर नहीं था। हाँ, जाति व्यवस्था तो मौजूद थी, लेकिन पहचानें अब भी कई जगहों पर लचीली थी। और यहीं पर ब्रिटिश एक निर्णायक कदम उठाते हैं। वे भारतीय समाज को एक व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करना शुरू करते हैं। 1871 में पहली बार पूरे भारत में जनगणना शुरू होती है। पहली नजर में ये एक साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। अब हर व्यक्ति से पूछा जाने लगा, आपकी जाति क्या है? अब जरा सोचिए, जो पहचान पहले स्थानीय थी और परिस्थितियों पर निर्भर थी, उसे अब एक निश्चित श्रेणी में दर्ज कर दिया गया। और जब कोई पहचान सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है तो वह स्थायी सच बन जाती है। 1871 से लेकर 1931 तक भारत में लगातार जनगणनाएं हुई, और इन जनगणनाओं में हजारों जातियों को एक फिक्स्ड कैटेगरी में दर्ज कर दिया गया। 1931 की जनगणना तक भारत में जाति एक ऑफिशियल आइडेंटिटी बन गई। ब्रिटिश का काम यहीं में रुका। उन्होंने भारतीय समाज को सिर्फ क्लासिफाई ही नहीं किया, बल्कि उसे मेजर करने की भी कोशिश की। 1880s के दौर में ब्रिटिश अधिकारी सर हर्बर्ट होप रिस्ले ने एथनोग्राफिक सर्वे ऑफ बंगाल किया, और यहीं से आया नेजल इंडेक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार लोगों की नाक की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर उन्हें अलग अलग रेशियल कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की गई। यानी समाज की पहचान जो पहले सोशल और कल्चरल थी, उसे अब बायोलॉजिकल और साइंटिफिक बताया जाने लगा। यह क्लासिफिकेशन यही नहीं रुका। कुछ ब्रिटिश स्कॉलर्स ने भारतीय समाज को रेसेस में बांटना शुरू किया, आर्यंस और द्रविडियंस। इस फ्रेमवर्क में आर्यंस को उत्तर भारत से जोड़ा गया और उन्हें एडवांस बताया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो द्रविडियन से दिखने में कंपैरेटिवली फेयर थे, और उसी तरह द्रविडियंस को दक्षिण भारत से। ये कोई साइंटिफिक ट्रूथ नहीं था, बल्कि ये उस समय की ब्रिटिश माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन था। इसी संदर्भ में इतिहासकार निकोलस डर्क्स लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल ने कास्ट को इंडिया में एक रिजिड और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात भी समझिए कि जब भी जाति व्यवस्था की बात आती है तो हमारा इशारा सिर्फ एक वर्ग की ही ओर होता है कि पूरी जाति व्यवस्था सिर्फ एक वर्ग की ही देन है। जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासन या अंत में ब्रिटिश राज, इनमें से किसी भी दौर में समाज का पूरा नियंत्रण सिर्फ एक ही वर्ग के हाथ में नहीं था। जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक प्रणाली है जिसे सिर्फ किसी एक वर्ग से जोड़कर देखना इतिहास को आधा समझना माना जाएगा। इतिहास में जिम्मेदारी अक्सर साझा होती है और उसे सुधारने के लिए भी हम सबको एक साथ ही आगे आना होगा। अब हमें यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था बनाई नहीं, लेकिन उसे इस प्रकार दर्ज और संगठित किया कि वो पहले से भी ज्यादा कठोर बन गई। ब्रिटिश समाज खुद भी क्लास बेस्ड था, इसलिए वो हर चीज को कैटेगरीज में देखते थे। ब्रिटिश ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने जाति को पेशे से जोड़ दिया। कुछ जातियां मार्शल रेसेस घोषित की गईं, जैसे राजपूत, गोरखा और सिख। कुछ को लेबरिंग क्लास कहा गया और कुछ को बैकवर्ड। ब्रिटिश ने विभाजन बनाए तो नहीं, लेकिन उन्होंने समाज में पहले से मौजूद जाति के फर्क को सरकार चलाने का एक तरीका जरूर बनाया। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भी इस स्ट्रक्चर को अलग से प्रभावित किया। शिक्षा का विस्तार, पहली नजर में ये एक सकारात्मक बदलाव लगता है। स्कूल खुल रहे थे,
कॉलेजेस बन रहे थे, लेकिन अवसर सभी के लिए बराबर नहीं था। जो समुदाय पहले से ही सामाजिक रूप से मजबूत थे, वही इन अवसरों तक सबसे पहले पहुंचे। उनके पास संसाधन थे, पहुंच थी। लेकिन दूसरी तरफ वो समुदाय जो सदियों से शिक्षा और इन अवसरों से कोसों दूर थे, वे इस रेस में बहुत पीछे रह गए। इसके बावजूद मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो 1911 के समय भारत की कुल साक्षरता दर केवल 5 से 6% थी। यानी 94 से 95% लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। 1931 तक भी भारत की लिटरेसी रेट 10% से नीचे ही रही। इनमें से जो लोग शिक्षा तक पहुंचे, उन्हें आर्थिक स्टेबिलिटी मिली, प्रशासन में जगह और साथ साथ अच्छी नौकरियां मिली। और जो लोग नहीं पहुंच सके, वो वही पुराने काम करते रहे, वही सीमित अवसर और वही आर्थिक संघर्ष। यानी जाति अब सिर्फ पहचान नहीं रही, वो अवसर तय करने लगी, और अवसर भविष्य। और जब किसी भी समाज में अवसर बराबर नहीं रहते हैं, तो बराबरी सिर्फ विचार में ही रह जाती। जाति जब आर्थिक ढांचे का हिस्सा बन जाए और जब असमानता समाज से निकलकर अर्थव्यवस्था में बस जाए, तो उसे खत्म करना और भी मुश्किल हो जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक तरफ जाति व्यवस्था पहले से भी कठोर हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक नया भारत जन्म ले रहा था। ये वो समय था जब लोग सिर्फ इस व्यवस्था में जी नहीं रहे थे, बल्कि उसे समझ रहे थे और उसे बदलने की कोशिश भी कर रहे थे। 19वीं सदी आते आते भारत में एक बड़ा बदलाव शुरू होता है, जो था सोच का बदलाव। अब तक जाति व्यवस्था को प्राकृतिक माना जाता था, लेकिन अब लोग पूछने लगे थे कि क्या यह सच में प्राकृतिक है या यह समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। और यही था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जब कोई भी व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है, तभी बदलाव शुरू होता है। ये बदलाव सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहा, ये जमीन पर भी दिखने लगा। ज्योतिराव फूले, जिनका कहना था कि अगर बराबरी चाहिए तो शिक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो इंसान को सोचने और सिस्टम को समझने की ताकत देता है। इसलिए 1848 में पुणे में उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये समझा कि समाज सिर्फ जाति में नहीं, परंपराओं में भी जकड़ा हुआ है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अब मैं यहाँ एक ज़रूरी कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ, जो आप सबके दिमाग में आया होगा कि फूले जी ने तो बालिका विद्यालय खोला और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने पुनर्विवाह का समर्थन किया, तो इसमें जाति व्यवस्था का विरोध कैसे हुआ? तो पहले आप इस बात को समझिए कि जब कोई भी समाज एक ही ढांचे में बहुत लंबे समय तक जीने लगता है, तो उसके लिए वो ढांचा एकदम सामान्य हो जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति उस ढांचे को बदलने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला विरोध उस व्यक्ति का ही होता है, क्योंकि लोग बदलाव से नहीं, अपनी सोच के टूटने से डरते हैं। इसलिए ज्योतिराव फूले ने जब लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो ये सिर्फ एक स्कूल नहीं खोला, बल्कि समाज की वो सोच टूटी जिसमें यह था कि लड़कियों के लिए शिक्षा बनी ही नहीं है। इसी तरह विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह की बात की, तो ये सिर्फ एक परंपरा बदलने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये उस माइंडसेट को बदलने की कोशिश थी जो इंसान को उसकी स्थिति में बांध कर रखता है। यानी जब समाज रिजिड होने लगता है, तो उन्हें हर नया बदलाव गलत ही लगता है, और इसीलिए हर सुधार की शुरुआत विरोध से ही होती है। समाज तभी बदलता है जब उसकी सोच बदलती है, और सोच तभी बदलती है जब कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। केरल के नारायण गुरु ने एक सिंपल लेकिन रिवॉल्यूशनरी बात कही, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल लाइन नहीं थी, ये पूरी कास्ट हायरार्की के खिलाफ स्टेटमेंट था। उन्होंने मंदिर बनवाए जहां हर जाति के व्यक्ति जा सके। दक्षिण भारत में पेरियार, उन्होंने सबसे अग्रेसिव सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या समाज इंसान के जन्म के आधार पर उस इंसान की कीमत तय कर सकता है? अब यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि पेरियार का तरीका बहुत अलग था। वे परंपराओं और मान्यताओं को सीधे सवाल करते थे, क्योंकि उनका मानना था जब तक लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज को मानते रहेंगे, तब तक बदलाव संभव ही नहीं है। उनके विचारों से हर कोई सहमत नहीं था, लेकिन उन्होंने
एक बहुत ज़रूरी काम किया। वो था लोगों का ब्लाइंड बिलीफ तोड़कर उन्हें सोचने पर मजबूर करना। जाति व्यवस्था को चुनौती देने वालों में से सबसे अलग नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक ऐसे समाज में हुआ जहां आपका जन्म ही आपके अवसर और आपका सम्मान तय करता है। अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया भी। स्कूल में अलग बैठना, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। जहां अधिकांश लोग इस अन्याय को महसूस कर रहे थे, अंबेडकर जी ने इसे समझा। उन्होंने कास्ट को सिर्फ एक परंपरा या बिलीफ नहीं माना, बल्कि एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के रूप में देखा। एक ऐसी संरचना जो खुद को बार बार रिप्रोड्यूस करती है, सामाजिक नियमों, एंडोगेमी और पेशागत बंधनों के जरिए। अंबेडकर जी का कहना था कि यह सिस्टम इसलिए नहीं टिका था क्योंकि लोग इसे मानते थे, बल्कि इसलिए टिका था क्योंकि इसकी संरचना ही ऐसे हुई थी कि लोग इससे बाहर निकल ही ना पाए। और यही वो पॉइंट है जहां अंबेडकर जी सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं रहते, बल्कि वो एक सिस्टम थिंकर बन जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह समझ लिया था कि अगर समस्या स्ट्रक्चर्ड है तो उसका समाधान भी स्ट्रक्चर्ड ही होना चाहिए। केवल जागरूकता और व्यक्तिगत प्रयास से इस सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। इसलिए उनका संघर्ष सिर्फ विरोध तक नहीं रहा, उन्होंने समाधान को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सोचा, शिक्षा, रिप्रेजेंटेशन और लॉस के जरिए। यानी सिस्टम को उसी लेवल पर चैलेंज करना जहां पर वो बना है। और ये सोच ही आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन जैसी नीतियों की नींव बनती है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या सिर्फ अंग्रेज़ों के चले जाने से सदियों की असमानता खत्म हो जाएगी? जवाब साफ था, नहीं, क्योंकि असमानता सत्ता में नहीं थी, वो थी इस समाज के संरचना में। और यही वो पॉइंट है जहां भारत के संविधान को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। भारतीय संविधान सिर्फ एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट था, या फिर यूं कहें कि ये एक कॉन्शियस इंटरवेंशन था, एक ऐसी कोशिश जो सदियों से चले आ रहे असमान सामाजिक ढांचे को बदलना चाहती थी। अब यहाँ सबसे जरूरी क्लैरिटी कि इक्वालिटी लिख देना और इक्वालिटी लाना ये दो अलग चीजें हैं। अगर राज्य सिर्फ ये कह देता कि आज से सब बराबर हैं, तो क्या वो लोग जो सदियों से पीछे थे वो सच में बराबर हो जाते? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी सिर्फ कानून में नहीं थी, वो सोसाइटी के डीएनए में थी। इसलिए संविधान ने सिर्फ घोषणा नहीं की, उसने इंटरवेंशन किया। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और इस तरह राज्य ने पहली बार ये साफ कहा कि ये भेदभाव अब वैध नहीं है। संविधान एक सपोर्ट सिस्टम बना ऐसे समुदायों के लिए जो सदियों से शिक्षा, संसाधन और अवसरों से वंचित रह चुके थे। और यहीं पर रिजर्वेशन का विचार आया, एक पॉलिसी के रूप में नहीं, बल्कि एक करेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या समाज खुद से बदल सकता था? इतिहास कहता है कि हाँ, बदलाव तो शुरू हुआ था, लेकिन वो बहुत धीमा और असमान था, और कई जगहों पर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा गहरा था। यानी सब कुछ अगर समाज पे छोड़ दिया जाता तो शायद बदलाव आने में कई पीढ़ियां लग जाती। इसलिए पहली बार राज्य को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा, कानून, नीतियों और संस्थाओं के जरिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पे बहस सबसे ज्यादा होती है, रिजर्वेशन। लेकिन रिजर्वेशन को समझने के लिए हमें ओपिनियन नहीं, बल्कि उसका ओरिजिन, लॉजिक और ग्राउंड रियलिटी समझना होगा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इसमें डिप्रेस्ड क्लास, आज के एससी, इनको अपना खुद का सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रस्ताव दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर इसके पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि बिना पॉलिटिकल पावर के सोशल चेंज लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे समाज स्थायी रूप से विभाजित हो जाएगा, और इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन का प्रण लिया। और फिर इसके बाद हुआ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस पैक्ट में तय हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट हट जाएंगे, यानी कि दलितों को अलग चुनाव नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें संसद में
उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रिजर्व सीट जरूर दी जाएगी। ये पहली बार था जब सरकार ने ये माना कि कुछ समुदायों को बराबर में लाने के लिए स्पेशल व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और यहीं से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। आज़ादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो पहली बार रिजर्वेशन लीगल और ऑफिशियल फ्रेमवर्क का हिस्सा बना और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में शामिल किया गया। संविधान ने रिजर्वेशन को 2 स्तरों पर शामिल किया। पहला, जॉब्स एंड एजुकेशन रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 अमेंडमेंट 1951, जिसमें SC/ST क्लासेस को एजुकेशन में स्पेशल प्रोविजन अलाउंस मिला। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जिसमें स्टेट को पावर दी गई गवर्नमेंट जॉब्स में अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को प्रेफरेंस देने की। और दूसरा था पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, जिसके तहत लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC/ST के लिए रिजर्व सीट्स दी गई। समय के साथ ये समझ आया कि कुछ और कम्युनिटीज भी सोशली और एजुकेशनली बहुत पीछे हैं, इसलिए 1979 में मंडल कमीशन बना और फिर 1990 में OBC रिजर्वेशन लागू हुआ। सेंसस 2011 के अनुसार SC की पॉपुलेशन 16.6% थी और उनकी लिटरेसी रेट 66.07%, और वहीं ST की 8.6% और उनकी लिटरेसी रेट थी 58.95%। AISHE 22-23 के अनुसार ऑल इंडिया में टोटल इनरोलमेंट हुआ 4.38 करोड़, जिसमें SC की इनरोलमेंट थी 67.87 लाख, ST की इनरोलमेंट थी 28.25 लाख और OBC की इनरोलमेंट थी 1.70 करोड़। कंबाइंड स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो करीब 2.67 करोड़, मतलब इनरोलमेंट 43.1% 2010 में था और 2022-23 में बढ़कर 60.8% हुआ। इसमें ST का एनरोलमेंट अभी भी प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा कम था। DOPT 2024-25 के अनुसार 66% ऑफ सेंट्रल सैनिटेशन वर्कर्स SC, ST, OBC से आते हैं, जबकि ग्रुप A पोस्ट के लिए कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 40% है। NCRB डाटा के अनुसार हर साल 50,000 से भी ज़्यादा केसेस क्राइम अगेंस्ट SC/ST दर्ज होते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2016 में ऊना गुजरात केस, जिसमें 4 दलित युवकों को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि एक समुदाय को ऐसा लगा कि ये युवक गाय को स्लॉटर कर रहे हैं। इसी साल 17 मार्च 2026 को स्पेशल गुजरात कोर्ट ने इस केस में 5 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई। 2020 में हाथरस यूपी में एक दलित लड़की के साथ ब्रूटल क्राइम हुआ। इससे सीधा सवाल जस्टिस प्रोसेस और डिग्निटी पर उठा। यह सिर्फ क्राइम नहीं था, यह दिखाता है कि सोशल पावर इम्बैलेंस अभी भी मौजूद है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या इन सभी प्रयासों से सब कुछ बदल गया? जवाब सीधा है, आंशिक रूप से। बहुत लोग आगे बढ़े, शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई, रिप्रेजेंटेशन भी पहले से बेहतर हुआ, लेकिन क्या मैं अगर पूछूं कि इनइक्वालिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई तो शायद आपका जवाब भी नहीं ही होगा। यानी बदलाव तो आया है, लेकिन अगर हम कहें कि पूरी तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? इसका जवाब हमें इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से देना हो। अगर हम आज की सच्चाई को ईमानदारी से देखें तो हमें 3 सच्चाइयाँ साफ दिखती हैं। पहली, कि हर व्यक्ति की शुरुआत आज भी बराबर नहीं है। दूसरी, कि समाज में अब भी कुछ वर्गों की रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं हो पाई है। और तीसरी, कि भेदभाव आज भी कई रूपों में मौजूद है। तो ऐसे में क्या हम सभी कह सकते हैं कि आज सभी के लिए मैदान एक बराबर हो चुका है? शायद आपका जवाब भी नहीं ही होगा। तो जब तक शुरुआत बराबर नहीं होती, अवसर एक समान नहीं होते और लोगों का नजरिया नहीं बदलता, तब तक रिजर्वेशन की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होती। रिजर्वेशन किसी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये सालों से पीछे छूटे लोगों को बराबरी तक लाने का एक प्रयास है। जब तक हर बच्चा एक जैसे जमीन पर खड़ा होकर अपनी दौड़ शुरू नहीं करता, तब तक मेरिट भी पूरी तरह
निष्पक्ष नहीं हो सकता है। इतिहास की इस पूरी यात्रा के बाद अब सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही कठिन। आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या जाति व्यवस्था अब सिर्फ किताबों की बात है, या फिर वह आज भी हमारे समाज की हकीकत का हिस्सा है? अगर आप भारत के बड़े शहरों को देखें तो एक तस्वीर दिखाई देती है। लोग साथ काम करते हैं, एक ही ऑफिस में साथ बैठते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ जाति दिखाई नहीं देती, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती, क्या वो खत्म हो जाती है या सिर्फ छिप जाती है? आज जाति पहले जैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर अब भी मौजूद है। पहले पहचान खुली हुई थी, लेकिन आज वो सटल है। आपके नाम में, आपके सरनेम में, आपके नेटवर्क में और कई बार आपके अपॉर्चुनिटीज में। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले दीवारें दिखती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुकी हैं। अगर हम शहरों से बाहर निकलें और भारत के गांवों में जाएं, तो तस्वीर बदल जाती है। आज भी अलग अलग बस्तियां, पानी के अलग स्रोत और सोशल दूरी। इंटरकास्ट मैरिजेस आज भी कई जगहों पर संघर्ष का कारण बनती है। कभी कभी ये विरोध इतना गहरा होता है कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। यानी कानून तो बदला है, लेकिन समाज पूरी तरह नहीं बदला। अब एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो है राजनीति। वोट बैंक, कास्ट इक्वेशंस और कम्युनिटी टारगेटिंग, यह सब आज भी रियलिटी है। यानी जाति अब सिर्फ सोशल आइडेंटिटी नहीं रही, वो अब राजनीतिक शक्ति भी बन चुकी है। और यहीं पर आता है मोस्ट हीटेड डिबेट, रिजर्वेशन। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये ज़रूरी नहीं है, और कुछ कहते हैं कि ये अब भी ज़रूरी है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं फंसी हुई है। हाँ, बदलाव तो आया, लोग आगे भी बढ़े, लेकिन इक्वालिटी अभी भी पूरी तरह से नहीं आई है। इसलिए ये डिबेट सिर्फ पॉलिसी की नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी की भी होनी चाहिए। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक पॉजिटिव उम्मीद भी दिखती है। आज की युवा पीढ़ी जो पहले से ज्यादा अवेयर है, सवाल पूछती है और पॉजिटिव बदलाव चाहती है। इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट फ्रेंडशिप्स और शेयर्ड स्पेसेस, ये सब संकेत हैं कि आज का समाज बदल रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ जाति की कहानी नहीं थी, यह समाज के इवोल्यूशन की कहानी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हम सच में बदल रहे हैं? क्योंकि कानून बदलना आसान है, संविधान लिखना भी मुमकिन है, लेकिन सोच बदलना सबसे मुश्किल। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी बदलाव केवल कागज पर ही रह जाएगा। शायद जाति व्यवस्था की कहानी अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में लिखी जा रही है। हर उस फैसले में जहां हम इंसान को उसके सरनेम से नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर से जानते हैं। हर उस रिश्ते में जहां हम दीवारें नहीं, पुल बनाते हैं। और हर उस सोच में जहां बराबरी सिर्फ आइडियल नहीं, बल्कि प्रैक्टिस बनती है। क्योंकि ना कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा। अगर कुछ है तो सिर्फ एक पहचान, कि हम सब इंसान हैं। अगर आप ऐसे विषयों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना भी चाहते हैं, तो द्रव्य को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ सिर्फ हम इतिहास नहीं बताते, बल्कि हम उसे समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले प्रस्तुति में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।